नमस्कार दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आपने ज़रूर सुना पढ़ा होगा। 13 अप्रैल सन 1919 की उस घटना का जिक्र होते ही ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के दिमाग में उस दौर के अंग्रेज अफसरों और अंग्रेज सरकार के लिए बहुत गुस्सा और नफरत भर जाती है। लेकिन ठीक इसी तरह उत्तराखंड में हुए एक दूसरे हत्याकांड के बारे में हमें पॉपुलर मीडिया में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। एक तरफ जहां जलियांवाला बाग को शहीद स्थल के तौर पर सम्मान देते हुए उसकी ठीक से देखभाल की जाती रही है और साल भर वहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, वहीं इस दूसरे शहीद स्थल की बहुत ही खराब हालत है और अगर कोई पर्यटक वहां जाना भी चाहे तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के तिलाड़ी में मौजूद ऐतिहासिक शहीद स्थल की, जिसे उत्तराखंड के जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। मई 2022 तक मैंने इस जगह का नाम भी नहीं सुन रखा था, लेकिन जब हमने यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान के बैनर तले मथुरा से यमुनोत्री तक की एक यात्रा की, तब हमारी टीम के लीडर्स ने तिलाड़ी के इस मैदान पर जाने का आइडिया दिया। इस पर मेरा रिएक्शन ये था कि आखिर तिलाड़ी में ऐसा है क्या कि वहाँ जाने की बात हो रही है। हमारे लीडर्स ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक शहीद स्थल है, एक बार चलकर देखो तो सही, वो जगह खुद अपना किस्सा कह देगी। मुझे लगा कि जब ये लोग ऐसी बात कह रहे हैं तो ज़रूर ये कोई बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह रही होगी। 19 मई 2022 को सवेरे 5 बजे हम देहरादून से तिलाड़ी के लिए निकल दिए। यमुनोत्री धाम के रास्ते पर सयाना चट्टी के पास ही मलबा गिर जाने की वजह से रोड ब्लॉक हो गया था। पुलिस यात्रियों को रास्ते में जहाँ तहाँ रोक रही थी। हमारी बस को भी डामटा में रोक लिया गया। पुलिस अधिकारियों से बहुत रिक्वेस्ट की और उन्हें बताया कि हमें यमुनोत्री अभी नहीं जाना है, हमें तो तिलाड़ी जाना है। तो उन्होंने हमें जोगासू के रास्ते तिलाड़ी तक जाने की इजाज़त दे दी। शाम को करीब 4 बजे हम लोग जोगासू पहुंच गए। वहां स्थानीय लोगों से रास्ता पूछते हुए हम तिलाड़ी शहीद स्थल की तरफ रवाना हो गए। ये जगह बड़कोट से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। शहीद स्थल का रास्ता बताने के लिए कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था। गूगल मैप भी तिलाड़ी शहीद स्थल का रास्ता नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हम 2-3 बार रास्ता भटके। फिर एक और आदमी से पूछ-पाछ कर हम मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे चले ही होंगे कि हमें कई सारे कूड़े के ढेर और 2 बड़े बड़े कूड़ा घर नजर आए, जिन पर टीन शेड पड़ा हुआ था। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास पहुंची, भयंकर दुर्गंध और सैकड़ों मक्खियों से हमारी गाड़ी भर गई। रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ था। उसकी हालत और गंदगी देखकर हमें लगा कि हम फिर से गलत रास्ते पर हैं। हमारे साथियों ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार ऑल वेदर रोड बना रही है, ऐसे में तिलाड़ी जैसा शहीद स्थल इस बदबूदार ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तो हो ही नहीं सकता। ये सोचकर हमने जैसे तैसे अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और फिर से रास्ते के बारे में तहकीकात करने लगे। ये सब देखते हुए मेरे उत्साह ने टेंशन और तमाम तरह के सवालों का रूप ले लिया। खैर, इसी बीच हमें बड़कोट नगर पालिका की एक पिकअप वैन मिली जो 30 मई के शहीद दिवस की तैयारी के लिए सामान लेकर तिलाड़ी शहीद स्थल जा रही थी। उसके ड्राइवर से बात करने के बाद हमने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। कूड़ा घर को पार करते हुए 3-4 किलोमीटर रौखड़ में गाड़ी चलाने के बाद हम तिलाड़ी के शहीद स्थल पहुंचे। किसी नए इंसान के लिए तो यहाँ तक पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तिलाड़ी के मैदान पर मौजूद शहीद स्थल पर तिलाड़ी के शहीदों की याद में एक स्तंभ लगा हुआ था। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। जिस चबूतरे पर यह शहीद स्तंभ लगा हुआ था उस पर भी काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ था। चबूतरे को साफ करने के बाद हमारी टीम के सभी सदस्यों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और कुछ साथियों ने शहीदों की याद में गीत गाए। अब बारी थी इस जगह के इतिहास से पर्दा उठाने की। हमारे साथी मुनीश भाई ने बताया कि 30 मई 1930 का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का कभी न भूला जा सकने वाला दिन है। इस दिन उत्तराखंड के बड़कोट में मौजूद तिलाड़ी के मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे आंदोलनकारियों पर किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि वहां के राजा नरेंद्र शाह की फौज ने गोलियां चलाईं। ये एक हिंदू राजा था। उत्तराखंड के इस जलियांवाला बाग कांड में 200 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। इन शहीदों का कसूर केवल इतना था कि वे ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लागू किए गए वन अधिनियम 1927 के आने के बाद जनता के जंगलों से लकड़ी, घास और अपनी ज़रूरतों की तमाम चीज़ें लाने और पशुओं को चराने पर लगाई गई रोक के खिलाफ एक सभा कर रहे थे। इतिहासकार शेखर पाठक बताते हैं कि इस घटना से पहले साल 1921 में भी उत्तराखंड की जनता ने ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर एक ताकतवर आंदोलन किया था, जिसके कारण
अंग्रेजी सरकार को 3000 वर्ग मील एरिया को संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा था। जंगलों पर अधिकारों के लिए हुए ऐसे तमाम संघर्षों ने जनता के बीच स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को भी स्थापित किया था। इन आंदोलनों ने उत्तराखंड की जनता के बीच राजशाही और ब्रिटिश हुकूमत दोनों के ही खिलाफ जागृति पैदा की। 1927 का वन अधिनियम आने के बाद टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने जनता के जंगलों पर जाने पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। जंगलों की मुनारबंदी करवा दी गई। जनता के वनों में जाने पर लगे प्रतिबंधों के कारण जंगलों के कच्चे माल से चलने वाले कुटीर उद्योग ठप हो गए। जंगलों से लकड़ी, बांस, रिंगाल और बांगड़ आदि लाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जंगलों में मवेशी चुगाने पर भी रोक लगा दी गई। टिहरी रियासत की जनता राजा द्वारा थोपे गए तमाम तरह के टैक्सों के कारण पहले से ही बेहद दुखी थी। ऊपर से राजा ने जंगलों की सीमा विस्तार का काम शुरू करवाकर किसानों के पशु चराने की जगह भी छीन ली। दुखी किसानों की समस्या का जंगलात के अधिकारियों ने समाधान करने से इनकार कर दिया और कहा कि गाय बच्चियों के लिए सरकार किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाएगी, तुम इन्हें पहाड़ी से नीचे फेंक दो। इस बात को लेकर जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत और उसकी दलाल राजशाही के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ गया। जनता ने संगठित होकर अपनी आजाद पंचायत का गठन किया। कंसेरू गांव के दयाराम, नगाड़ गांव के भून सिंह और हीरा सिंह, बड़कोट के लुदर सिंह, जमन सिंह और दलपति, भंसाड़ी के दलेबू, चक्र गांव के धूम सिंह, खरादी के रामप्रसाद और खुमंडी गांव के रामप्रसाद नौटियाल जैसे लोगों के नेतृत्व में इलाके की जनता संगठित होने लगी। आंदोलन को दबाने के लिए राजा की सेना ने 20 मई 1930 को दयाराम, रुद्र सिंह, रामप्रसाद और जमन सिंह समेत 4 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को डीएफओ पदम दत्त रतूड़ी के साथ टिहरी भेज दिया गया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जनता का आक्रोशित होना लाजिमी था। बड़ी संख्या में लोग अपने गिरफ्तार नेताओं के पास पहुंच गए और गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया। डीएफओ पदम दत्त ने जनता पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए। इसके बाद डीएफओ पदम दत्त मौके से भाग गया। इस घटना ने जनता के बीच आग में घी का काम किया। गुस्साए लोगों ने इकट्ठे होकर शहीद किसानों की लाशों के साथ टिहरी रियासत का राजमहल घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 किसान नेताओं को रिहा कर दिया। अत्याचारों से तंग होकर आंदोलन की आगे की रणनीति बनाने के लिए 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। अंग्रेजी हुकूमत और राजशाही ने आंदोलन के बर्बर दमन की तैयारी कर ली थी। राजा के सैनिकों ने सुबह से ही सभा स्थल को 3 तरफ से घेर लिया था। राजा के दीवान चक्रधर जोयाल ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग का आदेश दिया, ठीक वैसे ही जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में अपने सिपाहियों को दिया होगा। सैनिकों ने मैदान को घेरकर 3 तरफ से गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जान बचाने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ गए और बराबर ही बह रही यमुना की तेज धारा में कूद गए। कहते हैं कि इस दिन यमुना का जल शहीदों के रक्त से लाल हो गया था। राजा की फौज ने दमन चक्र को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में घर घर जाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सभा में शामिल जिंदा बचे लोगों में से 68 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों को बाहर से वकील लाकर पैरवी करने की अनुमति तक नहीं दी गई। सभी अभियुक्तों को 1 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई गईं। आंदोलनकारियों पर जेल में भी अत्याचार जारी रहे, जिसके कारण सजा काटने के दौरान 15 लोगों की जेल में ही मौत हो गई। 1947 में देश से अंग्रेजों के जाने के बाद भी टिहरी का अलग अस्तित्व बरकरार रहा। जनता के बीच में टिहरी रियासत के भारत में विलय को लेकर आंदोलन तेज हो गए। आखिरकार साल 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। लेकिन आज़ाद भारत के शासकों ने भी कॉलोनियल पीरियड में बने वन अधिनियम 1927 को जस का तस बरकरार रखा। आज़ाद भारत में अत्याचारी राजा को गिरफ्तार करके जेल में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने की जगह उसका मान मनौवल किया गया, जो कि आज तक जारी है। इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि इस राज परिवार के 3 सदस्य अब तक 11 बार सांसद रह चुके हैं। पहले 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर और बाद में 8 बार भाजपा की टिकट पर। मोदी राज में लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार भी इसी राज परिवार की एक महिला भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही है। इसकी घोषित संपत्ति 200 करोड़ रुपयों से ज्यादा की है। अघोषित तो पता नहीं कितनी होगी। यानी ये लोग अंग्रेजों के जमाने में भी मौज कर रहे थे, नेहरू जी के जमाने में भी मौज कर रहे थे और अब
मोदी जी के ज़माने में भी मौज ही ले रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तिलाड़ी कांड के बारे में देश की सरकारों ने जनता को बहुत कम बताया है। ज़रा सोचकर देखिए कि अगर आपको पता चले कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निहत्थों पर गोली चलवाने वाले जनरल डायर का पोता किसी पार्टी की टिकट पर वोट मांगने आया है, तो क्या आप बिना कुछ सोचे समझे उसे वोट दे देंगे? एक बार ये कन्फर्म तो करेंगे ना कि इसकी सोच भी अपने बाप दादाओं की जैसी है या फिर जनता के हित में कुछ बदली भी है। दरअसल आज़ाद भारत के शासक भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए लूट तंत्र को देश के कैपिटलिस्ट और रिच क्लास के फायदे के लिए बनाए रखना चाहते हैं। उत्तराखंड समेत पूरे देश में जनता को उसके जल जंगल जमीन के परंपरागत अधिकारों से बेदखल किया जा रहा है। तिलाड़ी से ही लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बसे लोहारी में बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए लोहारी गांव के 72 परिवारों के आशियाने बगैर जमीन के बदले जमीन दिए यमुना नदी में डुबो दिए गए हैं। देश के शासक नहीं चाहते हैं कि जनता तिलाड़ी के अपने इन अमर शहीदों के बारे में जाने और अपने हक अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्षों के रास्ते पर आगे बढ़े। यही कारण है कि तिलाड़ी के शहीदों की कुर्बानी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली है जिसकी वो हकदार है। तिलाड़ी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए जाने वाले मेन रोड पर पड़ने वाले शहर बड़कोट के बिल्कुल नज़दीक है। करोड़ों रुपए खर्च करके चार धाम यात्रा की खातिर ऑल वेदर रोड बनाने वाली सरकार के लिए शहीद स्थल तिलाड़ी तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सरकार जनता को धर्मभीरू और आज्ञाकारी बनाना चाहती है, न कि आंदोलनकारी। सरकार की नीयत में खोट है।